वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, है ना। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है सल्फ़र। सल्फ़र के बनाने की विधि और सल्फ़र के अपर रूप। तो हमारा मेन टॉपिक कौन है? सल्फ़र के अपर रूप हैं, है कि नहीं? सल्फ़र के अपर रूप। लेकिन सबसे पहले बताया जाता है कि सल्फ़र बनाने की विधि समझाइए करके, है ना। तो मैं विधि लास्ट टाइम समझाऊंगा क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हमारा मेन पॉइंट जब क्वेश्चन आता है तो क्या आता है? सल्फ़र के अपर रूप को समझाइए, ऐसा आता है ना। ओके, तो हम लोग बनाने की विधि लास्ट टाइम चलेंगे। अभी हम लोग शुरू करते हैं सीधा सल्फर के अपर रूप। मैं बताता हूँ, सल्फर है, परमाणु क्रमांक 16 है, परमाणु द्रव्यमान 32 है, अणुसूत्र S8। ठीक है, तो सीधा चलते हैं हम लोग सल्फर के अपर रूप में। ओके, ये वाले अभी कट कर देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पहले पढ़ना चाहिए, है ना। तो सल्फर के अपर रूप, तो सल्फर के अपर रूप क्या है? ये जानते हो ना? ये नहीं जानते हो तो कुछ नहीं जानते हो केमिस्ट्री के बारे में। अपर रूप बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, तो इसके दो प्रकार से उपरूप को बांटेंगे हम लोग। एक तो है क्रिस्टलीय रूप और दूसरा हम लोग बोलेंगे अक्रिस्टलीय रूप। ठीक है, क्रिस्टलीय रूप और अक्रिस्टलीय रूप, है ना। अब देखिए, मैं थोड़ा सा रूपरेखा क्लियर कर देता हूँ। क्रिस्टलीय रूप को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे? देखिए, विषम लंबाक्ष, लेकिन विषम लंबाक्ष नाम से ज़्यादा नहीं आता है। क्वेश्चन क्या आता है? रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर क्या है, ऐसा आता है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय रूप में पहला आता है रोम्बिक सल्फर, दूसरा आता है एकंताक्ष। एकंताक्ष ये नाम से नहीं आता, ये ज़्यादा नाम आता है, मोनोक्लिनिक नाम से आता है। इस चीज़ को समझिए। क्रिस्टलीय रूप को बांटते हैं हम लोग विषम लंबाक्ष में, जिसको रोम्बिल सल्फर कहते हैं, और रोम्बिल सल्फर को हम लोग अल्फा सल्फर भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, अल्फा सल्फर। ठीक है, और एकंताक्ष को हम लोग बोलते हैं मोनोक्लिनिक। तो ये देखिए, ये नाम तो मैं याद नहीं करवा सकता, ये आपकी क्वालिटी कि आप नाम कैसे याद करोगे ना। एकंताक्ष मोनोक्लिनिक, है ना। तो मोनोक्लिनिक इसको एकंताक्ष भी बोलते हैं और इसको बीटा सल्फर भी कहते हैं, है ना। अब हम लोग क्रिस्टलीय रूप में जब पढ़ेंगे, अक्रिस्टलीय रूप में पढ़ेंगे तो प्लास्टिक सल्फर, दुधिया सल्फर, कोलाइडी सल्फर। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं हम लोग, नो ड्रामा, क्रिस्टलीय रूप वाले में। क्रिस्टल रूप में सबसे पहले चलते हैं हम लोग रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर मतलब विषम लंबाक्ष सल्फर, ठीक है, या गंधक, है ना। तो एकदम सिंपल से डिटेल चलते आएंगे कि यह पीले रंग का होता है। अब इसको समझाने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पीले रंग का होता है, इसकी जो परमाणुकता है वो 8 होती है, अर्थात मतलब ये S8 के रूप में भी पाया जाता है। सल्फर ऐसे आप लोग देखे होंगे अधिकतर S, है ना। एस भी होता है, मैंने शुरू में बताया था, एस भी होता है और S8, तो हमारे पास S8 के रूप में होता है। ये अपने पास से विषम लंबाक्ष सल्फर का मैं संरचना जब बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 8 सल्फर कैसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पीले रंग का होता है, इसकी जो परमाणुकता होती है, अष्ट परमाणुक होते हैं, सीधी बात ना जी, ठीक है। ओके, मतलब अष्टफल की गंधक है ये, अष्टफल की, है ना। तो यह पीले रंग का होता है, इसका परमाणुक है 8 होता है। इसका जो गलनांक है, इसका जो क्या है, गलनांक है, वह 305.8 के, तथा इसका विशिष्ट गुरुत्व है, ये विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण संबंधित है ना, विशिष्ट गुरुत्व है वह 2.06 होता है। इसको सबको याद करना है अपने को, ठीक है। इसका गलनांक है 305.8 के, तथा इसका विशिष्ट गुरुत्व 206 होता है, सॉरी 2.06 होता है। यह जल में अविलेय है, ओके, ठीक है। लेकिन ये अपने पास क्या है? ये क्या है अपने पास? कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय है, मतलब जल में अविलेय है, ये रोम्बिक सल्फर है वो, है ना। लेकिन CH2 में क्या है? ये विलेय है। क्लियर? चलिए, अब इसके क्रिस्टल कैसे प्राप्त करते हैं उसको देखिए। इसको क्या करते हैं, देखिए, सल्फर के कार्बन डाइसल्फाइड में, सल्फर में यहाँ पर ये लिख दीजिए, इसे लिख दीजिए, इसे मतलब किसे भाई? रोम्बिक सल्फर के क्रिस्टल कैसे प्राप्त करेंगे उसको देखिए, क्योंकि क्रिस्टल ही है ना, ठीक है। तो इसे सल्फर के कार्बन डाइसल्फाइड में, सल्फर के कार्बन डाइसल्फाइड, है ना। तो इसे सल्फर के कार्बन डाइसल्फाइड में, या ऐसे सल्फर के लिखने की जरूरत नहीं है, इसे कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय कर रोम्बिक के क्रिस्टल प्राप्त किए जा सकते हैं, या इसके क्रिस्टल प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब H2S में विलेय है, मैंने शुरू में बताया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि क्या किया जाता है कि इसे सल्फर के कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय कर रोम्बिक के क्रिस्टल प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब इस रोम्बिक सल्फर के क्रिस्टल प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। मतलब इसको CH2 में विलेय करेंगे और विलेय करने पर इसके क्रिस्टल क्या किए जा सकते हैं? प्राप्त किए जा सकते हैं रोम्बिक सल्फर के, ठीक है। और जो रोम्बिक सल्फर होते हैं उसकी संरचना किस तरह से होगी, देखिए, S8 होता है ना, S8 मैंने अभी बताया था, ठीक है। मतलब ये एक सल्फर, यहाँ एक सल्फर, ये सल्फर, तो यहाँ पर कितना हो गया? 5 हो गया क्या?
और एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ। अजीब टेस्ट संरचना होती है इसकी, देखिए ध्यान से, क्योंकि बॉन्ड कोण का मान सही होना चाहिए ना, ठीक है, ऐसा और ऐसा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तक की दूरी क्या होता है, 2.12 एंगस्ट्रॉम होती है। और यहाँ पर जो बॉन्ड कोण बनता है ना वो 150 अंश का बनता है, ठीक है। इसका चित्र ये है ना, विषम लंबाक्ष सल्फर कहेंगे इसको। क्लियर है, एकदम सिंपल सी बात है ना। दूसरा हम लोग चलते हैं, देखो मोनोक्लिनिक सल्फर, अर्थात कौन सल्फर, एकंताक्ष सल्फर, ठीक है ना। इसे रोम्बिल सल्फर को पिघलाकर बनाया जाता है। रोम्बिल सल्फर जो प्राप्त हुआ ना, तो इसे रोम्बिल सल्फर रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक का है ना ये, रोम्बिक सल्फर को पिघलाकर बनाया जाता है। गलित सल्फर को, जो देखिए ये रोम्बिक सल्फर है, रोम्बिक सल्फर को गलित सल्फर बनेंगे, गल गया है तो जी गलाकर बनाएंगे तो इसे रोम्बिक सल्फर को पिघलाकर बनाया जाता है। गलित सल्फर को 369 के तक ठंडा करने पर, ये गलित जो सल्फर है, रोम्बिल सल्फर है, रोम्बिक सल्फर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, लगभग 369 के तक ठंडा करते हैं, तब हमको क्या प्राप्त होता है, बीटा सल्फर प्राप्त होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग मोनोक्लिनिक सल्फर, इसी को बोलते हैं हम लोग एकंताक्ष सल्फर, ठीक है ना। बीटा सल्फर बताया था मैंने मोनोक्लिनिक को, ठीक है। इसका गलनांक 393 के तथा विशिष्ट गुरुत्व है, विशिष्ट गुरुत्व लिखना जरूरी है दोनों को, ठीक है ना। गलनांक 393 के और विशिष्ट गुरुत्व होता है 1.98 होता है। क्लियर है। उसका विशिष्ट गुरुत्व कितना होता था रोम्बिक का, 2.06। यहाँ मोनोक्लिनिक है ना अपने पास, मोनोक्लिनिक याद रखिएगा। तो यहाँ जल में अविलेय, वो भी जल में अविलेय था, यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, यहाँ जल पर अविलेय है तथा CH2 में विलेय है। किस में विलेय है, CH2 में। वो भी सेम सिचुएशन था कि ये क्या का था, जल में अविलेय था और CH2 में विलेय था, वो भी इस तरह सेम यही जल में अविलेय है और CH2 में क्या है, विलेय है। तो ये क्या है आपका है मोनोक्लिनिक, ठीक है। और मोनोक्लिनिक को हम लोग बीटा सल्फर भी कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं अक्रिस्टलीय रूप में, अक्रिस्टलीय रूप में, ठीक है। अक्रिस्टलीय रूप में क्या होता है, एक चीज़ और बताता हूँ थोड़ा समझना। मोनोक्लिनिक है ना, उस मोनोक्लिनिक की संरचना कुछ होती है S6 की तरह, है ना, वलय के आकार की, वलय के आकार की। तो इसका संरचना कुछ इस तरह होता है, S नीचे, S वलय की कुर्सी रूप संरचना बोलते हैं इसको। अजीब टाइप संरचना बनता है इसका, ये और ये, यहाँ से इसका इसके साथ, और ये यहाँ का कोण का मान कितना हो जाएगा 102.2, 102.2, ऐसा बनता है इसका संरचना, ठीक है। आगे चलते हैं अक्रिस्टलीय रूप। अक्रिस्टलीय रूप में हमारे पास आता है, ये बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, देख लीजिए। अक्रिस्टलीय में आता है प्लास्टिक सल्फर, दूधिया सल्फर और कोलाइडी सल्फर, ठीक है। तो सबसे पहला हम चलते हैं हम लोग प्लास्टिक सल्फर में। चलिए, तो सीधा सीधा सबका केवल ना थ्योरी बस है, ज़्यादा इसमें समझाने वाली बात नहीं है। यह सल्फर का अक्रिस्टलीय रूप है, ये तो हम लोग बताना है, ठीक है ना। यह सल्फर का अक्रिस्टलीय रूप है। इसे उबलते हुए सल्फर को ठंडे पानी में उड़ेल देने पर, चलिए, रोबिन सल्फर एक प्रकार से हमारे पास पहला सल्फर को प्राप्त होता है, रोबिन होता है ना, ठीक है। मतलब नॉर्मल जो सल्फर है वो रोबिन ही कहलाएगा, है ना, तो इसको सल्फर ही बोल देंगे, ठीक है ना। तो यह सल्फर का अक्रिस्टलीय रूप है। इसे उबलते हुए सल्फर को, उबलते हुए जो सल्फर है, देख प्लास्टिक सल्फर और सल्फर में क्या फ़र्क है, देखो प्लास्टिक सल्फर सल्फर से ही बना है, लेकिन मुख्य सल्फर है ना, मुख्य सल्फर हमारे पास कौन है, रोबिन है वो, ठीक है। रोबिक, ठीक है, मैं रोबिन बोल देता हूँ बार बार, रोम्बिक, ठीक है, ओके। तो देखिए यह सल्फर का अक्रिस्टलीय रूप है। इसे उबलते हुए सल्फर को ठंडे पानी में उड़ेल देते हैं। यहाँ पर उबलते हुए जो सल्फर है, मुख्य सल्फर है हमारे पास जी, उस सल्फर को हम लोग किसमें, उबलते हुए सल्फर को किसमें, ठंडे पानी में फटाक से हम लोग क्या करते हैं, उड़ेल देते हैं। उड़ेलना मतलब डालना, ठीक है ना। उड़ेल देने पर यह गंधक जमकर रबड़ जैसी पदार्थ बनाता है। इस गंधक को प्लास्टिक गंधक कहते हैं। गंधक मतलब सल्फर कहते हैं। इसका विशिष्ट गुरुत्व होता है 1.95 ग्राम
cm-3 होता है। यह जल तथा CO2 दोनों में अविलेय है, याद रखिएगा। ये आपके पास है प्लास्टिक सल्फर, ठीक है। आ गया था हमारे पास दूधिया सल्फर। दूधिया सल्फर क्या है? जब गंधक को पानी और बुझे चूने में उबालते हैं, अब देखिए गंधक सल्फर है, थोड़ा समझिएगा, है ना, सॉरी गंधक सल्फर, दूधिया सल्फर जी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब गंधक को पानी और बुझे चूने में उबालते हैं, पानी और बुझे चूने में उबालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बुझे चूना, है ना, और सल्फर, मुख्य सल्फर जी, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग क्रिया करवाते हैं। तो सबसे पहले तो आप जानते हो कैल्शियम सल्फाइड बनाएगा ये प्लस, ठीक है, ये कैल्शियम है, ये सल्फर कैल्शियम सल्फाइड बनाएगा, ये तो आपको पता है। और यहाँ पर कुछ अजीब टाइप से रिएक्शन होती है, देखिए ध्यान से, कि जब गंधक को पानी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, जब गंधक को बुझे चूने में उबालते हैं, पानी और बुझे चूने में उबालते हैं, तो कैल्शियम पेंटासल्फाइड बनता है। देखिए ये क्या है अपने पास, कैल्शियम सल्फाइड है, लेकिन मैं स्पष्ट बता देता हूँ यहाँ पर कि कैल्शियम पेंटा मतलब 5, कैल्शियम पेंटासल्फाइड बनता है। इसके विलयन में अब ये कैल्शियम पेंटासल्फाइड है, ठीक है, और एक और मिश्रण प्राप्त होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम थायो सल्फेट, सल्फेट नहीं है, सल्फेट, ठीक है, CaS2O3, इसलिए बोला मैंने अजीब सी रिएक्शन यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम और बुझे चुना है, इसके साथ हम लोग सल्फर को साथ क्रिया करवाते हैं। तो सल्फर के कितने हमको क्रिस्टल की आवश्यकता पड़ेगी, याद रखिएगा ध्यान से ना। कैल्शियम यहाँ पर हमारे पास CaS5 है ना अपने पास, सल्फर 5 इधर कितना है 2, 5 2 कितना है 7, तो हम लोग को 7 सल्फर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और बढ़ाएंगे अभी देखना है ना। अब आगे देखो तो हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम तो हमारे पास 1 2 है, लेकिन इधर तो 1 ही है ना, ठीक है, तो इधर 2 बढ़ाना पड़ेगा, इधर 2 भी रखो, फिक्स नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना, इधर रखो, तो 2 बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन फिर बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 3 है, ठीक है, ऑक्सीजन 3 है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, हाइड्रोजन कहाँ गया, इधर का हाइड्रोजन तो ये बचा हुआ है ना, हाइड्रोजन मतलब क्या बनाएगा आपका H2O बनाएगा, जल बनाएगा, उसको भी रखो पेंडिंग में, तो ऑक्सीजन फिर बढ़ गया, देखो ऑक्सीजन 3 इधर है और यहाँ पर एक और है 4 ऑक्सीजन इधर है, तो ऑक्सीजन की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है, इधर की संख्या 2 है, तो हम लोग यहाँ पर 3 करके देखते हैं, 3, तो 3 में क्या होगा, ये ऑक्सीजन है ना अपने पास, ठीक है, तो ये 2 का और अलग से है, तो 3 दूनी कितने का 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन देखो तो इधर 3 ऑक्सीजन इधर है ना, और 1 ऑक्सीजन 4 है, तो इसको 6 करेंगे तो यहाँ पर 3 कर देते हैं, तो 3 3 6 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ से कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, है ना, 3 ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन इधर, तो 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन इधर। अब कैल्शियम है 3, इधर कैल्शियम कितना है 1 और ये 2, तो इसको हम लोग तो नहीं बढ़ा सकते हैं, तो ये वाला बढ़ता है, ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 1 3 कैल्शियम हो गया, यहाँ पर 3 कैल्शियम हो गया, ठीक है। और सल्फ़र कितना है हमारे पास, 5 दूने 10, 10 2 12 सल्फ़र हो गया, तो सल्फ़र 12, ठीक। इस तरह से ये सब आप घर में करने का है यार, सब बताने कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब गंधक को पानी और बुझे चूने में उबालते हैं, पानी और बुझे चूने में क्या करते हैं, यहाँ पर पानी मतलब पानी की मात्रा है, ठीक है ना, उबालते हैं तो कैल्शियम पेंटासल्फाइड, कैल्शियम पेंटासल्फाइड, पेंटा मतलब 5 सल्फाइड बनता है इसके विलयन में HCl मिलाने से। चलो अब हमको ये वाला विलयन प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये वाला विलयन प्राप्त होता है, मतलब ये वाला विलयन है, उसको हम लोग लिख देते हैं 2CaS5, ये हो गया कैल्शियम पेंटासल्फाइड। और क्या प्राप्त है अपने को, ये कैल्शियम थायो सल्फेट, ये प्राप्त है अपने को, ठीक है। इसमें हम लोग मिला देते हैं क्या HCl मिलाते हैं, तो क्या बनता है अपने पास, ये HCl है, तो ये सबसे पहले तो कैल्शियम को पकड़ेगा, इसके पास ही कैल्शियम, इसके पास ही, मतलब दोनों कैल्शियम सेम है ना, विलयन है, तो ठीक है, तो ये क्या बनाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। और
कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। और हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बन गया। अब क्या बचा, सल्फर बचा, यहाँ पर सल्फर बचा, तो यही सल्फर तो अलग हो जाएगा ना। हम देखो सल्फर ही प्राप्त, देखो यहाँ पर जो सल्फर प्राप्ति के मुख्य सल्फर है हमारे पास रोम्बिक सल्फर है, ठीक है ना, नॉर्मल सल्फर नहीं है। तो उन्हीं सल्फर से, मुख्य सल्फर से हमको बनाना है दूधिया सल्फर, ठीक है ना। ओके, तो ये कैल्शियम पेंटासल्फाइड है, सॉरी कैल्शियम पेंटासल्फाइड है और ये सल्फेट है, क्रिया करवा दी है HCl के साथ, तो कैल्शियम क्लोराइड बनाया ये, ठीक है। और कैल्शियम की संख्या कितनी है, 2 इधर है और 1 इधर है, तो 3 है ना, तो कुल 3 लिखेंगे यहाँ पर, तो 3CaCl2 बनाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, हाइड्रोजन बचा, और क्या बचा, ऑक्सीजन। तो सीधी बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा है, मतलब क्या बनाने की कोशिश करेगा, H2O को बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और क्या बचा अपने पास है, अब देखो ये हाइड्रोजन निकल गया, क्लोरीन निकल गया, सल्फर निकल गया, सॉरी ये नहीं निकला अभी, ठीक है, कैल्शियम निकल गया, कैल्शियम निकल, अब तो केवल क्या बना, सल्फर बस बचा ना, तो लास्ट सल्फर बचा। तो यही जो सल्फर हमको प्राप्त हुआ, यही आपका कौन सल्फर है, दूधिया सल्फर है, ठीक है। ओके, तो अब इसको समीकरण को आप संतुलित कर लेना। चलो मैं ही करके दिखा देता हूँ। कैल्शियम 3 इधर है, क्लोरीन 3 दूनी 6, क्लोरीन क्या इधर 1 ही है क्या, तो 6 इधर सामने में कर दो, 6HCl हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन की संख्या फिर बढ़ गई ना, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, तो हाइड्रोजन की संख्या 6 इधर हो गया, इधर कितना है 2 है क्या, तो 3 दूनी 6 कर दो, 3 दूनी 6। ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, ऑक्सीजन की संख्या कितना है 3, इधर कितना ऑक्सीजन है 3, ओके बढ़िया बात है ना। सल्फर की संख्या देखो इधर 2 इधर है, और 5 दूने 10, 10 2 12, 12 सल्फर यहाँ, सेम वही सिचुएशन यार जो यहाँ पर बना है, ठीक है। तो इस तरह से प्राप्त हुआ अपने को दूधिया सल्फर। ओके, तो इससे विलयन में, इसके विलयन में, ये जो विलयन है उस विलयन में HCl मिलाने पर गंधक अवक्षय के रूप में प्राप्त होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, दूधिया सल्फर कहते हैं। दूसरा भी कंप्लीट हो गया, तीसरा चलते हैं। चलो आगे आता है आपका तीसरा, आता है कोलाइडी सल्फर, ठीक है ना, ये तीसरा सल्फर है। तो कोलाइडी सल्फर, तो कोलाइडी सल्फर में क्या होता है कि नाइट्रिक अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल हमारे पास क्या है, HNO3 जानते हो आप लोग ना, HNO3। तो नाइट्रिक अम्ल में H2S गैस प्रवाहित करने पर कोलाइडी गंधक पीला श्वेत कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है ना। कोलाइडी गंधक का पीला श्वेत कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। नाइट्रिक अम्ल में H2S गैस प्रवाहित करने पर कोलाइडी गंधक का पीला श्वेत कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। तो सीधी बात यार, और क्या करेंगे, HNO3 है क्या, NO2 के रूप में टूटे गए, तो पहले से पता है ना। हाइड्रोजन यहाँ पास है, हाइड्रोजन यहाँ है और ऑक्सीजन भी यहाँ है, तो इसमें से NO2 बनाना है, मतलब एक ऑक्सीजन निकल जाएगा। NO3 है, उसको NO2 बनाना है, तो एक ऑक्सीजन निकलेगा, एक ऑक्सीजन निकलेगा तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन तो इसके साथ भाई भाई है ना, ठीक है, और लिखने की जरूरत नहीं, डबल हाइड्रोजन है ना, क्योंकि वो तो अभिकारक की जगह एक हाइड्रोजन है, तो इधर कितने भी हाइड्रोजन बना सकते हैं, ये तो आपको पता है, 5वीं 6वीं में पढ़े होंगे, है ना। उसके बाद क्या बचा, सल्फर बचा है, बचा उसको लिख दो भाई, सल्फर बच गया, ठीक है। क्या है, और क्या बचा, H2 है ना, एक ऑक्सीजन निकल गया तो H2O बना दिया, ठीक है। और क्या बचा, ये NO2 के रूप में बचा, ठीक है। तो NO2 के रूप में बचा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, 1 3 है कि नहीं, 3 है, इधर कितना है 2 है, तो अगर 2 रखता हूँ मैं सामने में, तो 2 दूनी 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर तो 3 है, तो 2 यहाँ इसकी संख्या नहीं बढ़ा सकते, सामने बढ़ा देते हैं 2, ठीक है। तो हाइड्रोजन की संख्या ना, ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 4 हो गया, इधर 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, क्लियर है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ी तो नाइट्रोजन की संख्या भी बढ़ गई, तो नाइट्रोजन की संख्या इधर तो 1 ही है, तो इधर कितना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, 2 करेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाएगी, क्यों, 2 ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है, 2 ऑक्सीजन यहाँ, और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ, 4 2 कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन देखिए, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर भी कंप्लीट। ये हो गया अपना किसके, सल्फर के अपर रो। चलो हम लोग चलते हैं सल्फर के बनाने की विधि, जो आपको मैंने छोड़कर शुरू में बताए थे, है ना। ओके, तो सल्फर बनाने की विधि, तो सबसे पहला विधि है प्राकृतिक गैस से, मैं इसको एकदम नॉर्मल बता रहा हूँ, है ना। तो सर्वप्रथम जो प्राकृतिक गैस है, उस प्राकृतिक गैस से हम लोग प्राप्त करेंगे H2S गैस को प्राप्त करते हैं। H2S जब प्राप्त होता है ना, तो इस H2S में और क्रियाएं करते हैं, क्या करते हैं, तब हमको क्या प्राप्त होता है, सल्फर, उसको बताया था मैं, है ना। जैसे कि H2S है, उसका हम लोग क्रिया करवाते हैं 1/2 आधा मोल ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, निम्न ताप पर करवाते हैं, तो 1/8 S8 प्राप्त होता है, 1/4 नहीं, सॉरी,
एक कहा जाए 1/8 है ना, ठीक है। एक एक चौथाई बोलते हैं उसको, 1/4 को 1/4 बोलते हैं, 1/8 को आप लोग क्या बोले, आप लोग जानो, है ना, ठीक है। तो 1/8 के स्थिति में सल्फर प्राप्त होंगे और क्या प्राप्त होंगे, H2O, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल तरीका है। अब यहाँ पर मेन चीज़ जानते हैं ना, इसको अब लिखेंगे नहीं, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर देखिए H2S को हम लोग क्या करते हैं, 3 मोल O2 के साथ दहन करवाते हैं, है ना। दहन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये हाइड्रोजन है, प्लस आयन वाले हैं, ठीक है, ऑक्सीजन माइनस आयन वाले हैं। मतलब यहाँ पर H2 है और O है, मतलब क्या बना सकता है, जल बना सकता है। और क्या है, सल्फर, और सल्फर के साथ ऑक्सीजन और जुड़ेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बना सकता है। तो सबसे पहले बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, और क्या बनता है, H2O। अब सल्फर की संख्या इधर 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर क्या है, 3 मोल है, मतलब 3 दूने 6 है, 6 है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा सामने में। तो 2 दूने कितना हो गया, 4 हो गया, और इधर 2 लगाएं तो ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। तो 4 2 कितना हो गया, 6, और 3 दूने 6 तो इधर है ही, मतलब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाएं, इसलिए यहाँ पर सल्फर की संख्या भी बढ़ गई। संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ पर देखो सल्फर की संख्या 2 हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाएं हम लोग, तो यहाँ पर सल्फर की संख्या भी बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर सामने में रखना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा सल्फर की संख्या 2, और हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 2 दूने 4, तो इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 दूने 4 हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो हमको ये प्राप्त हो गया, SO2 प्राप्त हो गया। अब देखिए इस वाले समीकरण को आप लोग लिखना है, ठीक है ना। H2S प्लस 3O2 दहन करवाते हैं तो SO2 प्राप्त होता है और H2O प्राप्त होता है। अब हमको SO2 प्राप्त हो गया। अब देखिए ध्यान से, है ना, ठीक है। हमारे पास मेन रिएक्शन इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे। देखिए कि ये 2H2S है हमारे पास, और क्या प्राप्त हुआ है, SO2 और प्राप्त हुआ है, ठीक है, SO2। इनकी जब क्रिया करवाते हैं, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, Fe2O3 की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक है ये, है ना, कैटलिस्ट है। अब उसके क्रिया करवाते हैं तो हमको 1/4 वाला, मैं बोल रहा था ना 1/4 वाला, ठीक है, 1/4 वाला क्या प्राप्त हो गया अपने को, सल्फर प्राप्त होगा, ठीक है, ये वाला, है ना। और क्या क्या बचा अपने पास, देखिए ये सल्फर तो निकल गया, अब क्या बचा, ऑक्सीजन बचा। अब ये सल्फर इससे संबंधित है ना ये, ठीक है, ये सल्फर दोनों एक ही जगह काउंट होगा, है ना। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन बचा मतलब कौन बचा, हाइड्रोजन, तो इसका अंत क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा सल्फर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। सीधा आता है भूमिगत निक्षेपण से। भूमिगत निक्षेपण, ये भूमि है, यहाँ इसके निक्षेपित जगह है, उसको देखते हैं ध्यान से ना। तो भूमिगत निक्षेपण क्या होता है कि इस विधि में भूमिगत निक्षेप पर, ये जो भूमिगत निक्षेप है उस पर पाइपों के द्वारा अतितापित वाष्प प्रवाहित किए जाते हैं। भूमिगत निक्षेप मतलब वहाँ पर जो सल्फर है उसके, है ना, हमारे हमको जो स्थिति सल्फर है, उस सल्फर के बारे में हमको पता चलता है। तो वहाँ क्या किया जाता है, उस निक्षेप जगह में क्या किया जाता है, पाइपों के द्वारा जो अतितापित वाष्प है उसको क्या कर दिया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। कि यहाँ पर सल्फर की मात्रा हमको प्राप्त हुई तो उस जगह हम लोग क्या कर देते हैं, अतितापित वाष्प प्रवाहित कर देते हैं, और अतितापित वाष्प प्रवाहित करते हैं तो सल्फर पिघल कर संपीड़ित वायु की सहायता से क्या हो जाता है, बाहर निकलता है, ठीक है। अब देखिए अधिकतर कोई भी चीज़ जो निक्षेप अवस्था में प्राप्त होता है तो शुद्ध नहीं होता है, आपको पता है ना, ठीक है। लेकिन जब उसको हम लोग क्या करते हैं, अतितापित वाष्प प्रवाहित की जाती है, तब उसको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है।